नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपके सामने हाजिर हूँ अपनी लाइव सेशन लेकर। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मार्शल इश्यूज़ यानी कि मैरिड लाइफ प्रॉब्लम्स, मैरिज डिले, लव लाइफ प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा। तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि मैरिज रिलेटेड डिले या प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में क्यों आती हैं। ये देखना पड़ेगा कि कुछ प्लैनेट्स जो कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी जो डेस्टाइन्ड फेस होता है मैरिज का या हैप्पीनेस थ्रू मैरिज का, उसको अफेक्ट करते हैं। जैसे कि हमने कईयों को देखा होगा, कई लोग की मैरिज बहुत ही ज़्यादा डिले हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा डिले इन द सेंस ऑफ कि जो आजकल के टाइम में मैरिजेबल एज है वो 26 टू 28 ईयर्स के अराउंड है। पर कई लोगों की जो प्रेफरेंसेस होती हैं, जैसे करियर सेटलमेंट या चॉइसेस की वजह से भी वो डिले करते हैं। तो कई सारे कॉजेज़ होते हैं, पर प्लानिटरी कॉजेज़ ही ऐसा सर्कमस्टांसेस या मेंटालिटी क्रिएट करते हैं कि जो नेटिव है या जो जातक है, वो अपनी मैरिज के सही डिसीजन नहीं ले पाता और एक ही एरिया की तरफ फोकस रहता है, वो चाहे करियर लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो या उसकी अपनी प्रेफरेंसेस हो। तो हम आज के इस सेशन में यही डिस्कस करेंगे कि प्लैनेट्स ऐसे कौन कौन से होते हैं जो मैरिज या मैरिज को लेके डिले क्रिएट करते हैं। और कई बार ये भी देखा गया कि अगर मैरिज हो भी जाए तो मैरिज लाइफ अच्छी नहीं रहती, कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं। जैसे कि मैरिज में डाइवोर्स हो, सेपरेशन हो, चाहे वो टेम्परेरी हो या परमानेंट हो, एक तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स बीच में रहती है, फायरी आर्गुमेंट्स रहते हैं, कोई ईगो क्लैशेस रहती हैं ना। एक सेटलमेंट जो बननी चाहिए मैरिज लाइफ में दो कपल्स के बीच में, वो नहीं रह पाती है। उसके भी कई कॉजेज़ होते हैं कि चलिए हम बात कर लेते हैं कि क्या प्लैनेट्स और प्लैनेटरी जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो इस तरह की प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं। तो मैरिज को हम जनरली देखते हैं सेवन्थ हाउस से। जो कुंडली का हमारा एक चार्ट है, चार्ट में 12 हाउसेस हैं, यानी कि एक हमारा जोडियक है 360 डिग्रीज में डिवाइडेड होता है। वो 360 डिग्रीज एक 30-30 डिग्रीज के एक कंपार्टमेंट्स में, जिसे हम राशि कहते हैं, उनमें डिवाइडेड होता है। राशि कम या ज़्यादा ये टाइम फेज डिपेंड कर सकता है कई चार्ट टू चार्ट पर इन जनरली आप इतना समझ लीजिए एक हाउस 30 डिग्रीज का लेके चलिए। अब हम आगे देखते हैं कि मैरिज होगी कब होगी, या मैरिज होगी तो ठीक रहेगी कि नहीं। ये हम सेवन्थ हाउस और सेवन्थ हाउस के लॉर्ड यानी कि सातवां घर, उसका राशि आधिपत्य जो स्वामी होगा। जैसे कि सेवन्थ हाउस का एक एग्जांपल ले लेते हैं। सेवन्थ हाउस का जो लॉर्ड है यानी कि सेवन्थ हाउस में अगर मान लो लिब्रा राशि है तो उसका लॉर्ड शुक्र होगा यानी कि वीनस। अब अगर हम वीनस को देखें, वीनस हमारे चार्ट में किस पोजीशन में है, अगर वो अच्छा है यानी कि इन द सेंस कि अच्छे प्लैनेट्स के साथ कॉम्बिनेशंस हैं, अच्छी राशि उसे मिली हुई है, एक अच्छी स्ट्रेंथ लेके बैठा हुआ है फेवरेबल हाउसेस में, जैसे कि 2, 4, 5, 9, 11, 10, ये कुछ फेवरेबल हाउसेस होते हैं चार्ट के। अगर इनमें प्लैनेट जाके बैठ जाता है, अपनी पोजीशन स्थापित कर लेता है और साथ में अच्छे प्लैनेट्स का एस्पेक्ट यानी कि दृष्टि संबंध बनाता है, तो ये मैरिड लाइफ अच्छी मैरिड लाइफ होने वाली होती है। अगर मान लो यही कंडीशन ऑपोजिट हो जाए, अगर प्लैनेट गलत हाउसेस में चला जाए, गलत एस्पेक्ट आ जाए, तो वो गलत रिजल्ट्स यानी कि खराब रिजल्ट्स देना शुरू कर देता है। तो खराब रिजल्ट्स में यही होगा, सबसे पहले तो वो मैरिज में डिले करेगा, रिश्ते आएंगे चले जाएंगे, बात बनेगी, रिश्ते टूट जाएंगे, कोई ना कोई किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम्स आएगी, जिस वजह से मैरिज डिले, फर्दर डिले ऐसा ही लगा रहेगा। फिर अगर मान लो इन केस लास्टली आपका मैरिज हो गया,
अब ये देखना है कि क्या मैरिज का सुख है। मैरिज का सुख कैसे मिलेगा? अगर माँ सेवंथ हाउस का लॉर्ड अगर अच्छी पोजीशन में है, अच्छी कंडीशन में है, तो वो हैप्पीनेस देगा। हैप्पीनेस कैसे आएगी कि जो और सपोर्टिव प्लैनेट्स हैं वो सेवंथ हाउस को सपोर्ट करेंगे, जिस वजह से मैरिड लाइफ एक अच्छी मैरिड लाइफ होगी। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। जनरली छोटी मोटी प्रॉब्लम्स ये तो एक मैरिड लाइफ का पार्ट है, मगर कोई मैरिज लाइफ में कोई मेजर प्रॉब्लम्स इस तरह की कंडीशंस नहीं आएंगी कि हाँ सेपरेशन या डाइवोर्स या कुछ इस तरह की कंडीशंस हो गई। अब जो है मेल्स और फीमेल्स के केस में मैरिज के जो सिग्निफिकेटर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जो फीमेल्स के केस में है वो हम जुपिटर को यानी कि बृहस्पति देव को देखते हैं मैरिज के केस में कि ये क्या कह रहे हैं हमारे चार्ट में। अगर जुपिटर महाराज अच्छी कंडीशन में है, स्ट्रेंथ गेन किए हुए हैं, तो वो इजीली मैरिज देंगे। और अगर मान लो कंडीशंस थोड़ी ऑपोजिट हो गई तो कहीं ना कहीं बीच ना बीच में वो हर्डल्स आएंगी मैरिज को लेकर। अब हमें ये देखना है कि जो मैरिज फीमेल्स के केस में डेस्टाइन थी वो जुपिटर के थ्रू हुई। अब मेल्स के केस में क्या होता है, मेल्स में जो वाइफ को सिग्निफाई करते हैं वो होते हैं शुक्र देव। तो शुक्र महाराज को हमें देखना है कि क्या वो चार्ट में अच्छी कंडीशन में है, क्या वो चार्ट में ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि हाँ आपकी मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी, या फिर वो कहीं अफ्लिक्टेड हैं, वीक हैं, किसी क्रूअल या पापी प्लैनेट्स की कंजंक्शंस में हैं, एस्पेक्ट में हैं, इस तरह की कंडीशन आ रही है। अगर इस तरह की कंडीशन आएगी तो वहाँ पर वो कोई ना कोई इश्यूज क्रिएट करेंगे। अब रही बात मैरिज को हमें ये कैसे डिफाइन करना है कि मैरिज कब होगी, तो उसके भी कई पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले तो हमें दशा को देखना पड़ता है। हमारे चार्ट की जो ट्रांजिट है, जो हमारे नेटल प्लैनेट्स के ऊपर करंट ट्रांजिट ऑफ द प्लैनेट्स हमें देखना होता है कि क्या वो कह रहे हैं। जुपिटर सैटर्न का इस केस में बहुत ही मेजर रोल होता है, क्योंकि वो हमारे लाइफ के ऐसे ऐसे इवेंट्स को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उनका जो गोचर होता है या ट्रांजिट होता है वो एक हाउस में 1 साल, 2.5 साल, तो यही एक कॉम्बिनेशन बना के हमारे जिस हाउसेस पे वो इफेक्ट डालते हैं तो वहाँ के प्रोमिसेस को वो एक्टिवेट करते हैं, यानी कि वहाँ पर जो चीज़ें डेस्टाइंड हैं उनको वो देना शुरू करते हैं। मान लीजिए जो जुपिटर महाराज ट्रांजिट कर रहे हैं और शनि महाराज भी ट्रांजिट कर रहे हैं आपके चार्ट में बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, जिसे हम डबल ट्रांजिट भी बोलते हैं। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन और ट्रांजिट अगर आपके मैरिज हाउस या मैरिज रिलेटेड एस्पेक्ट्स को सपोर्ट कर रहा है तो वो उस ईयर में मैरिज देंगे। फर्दर हमें डेज को डिफाइन करने के लिए फिर अदर स्लो मूविंग और फास्ट मूविंग प्लैनेट्स की तरफ मूव करना पड़ता है। ये एक पैटर्न होता है फास्ट मूविंग से स्लो मूविंग से फास्ट मूविंग प्लैनेट्स की ओर। फाइनली जो डिसाइड डे ऑफ द इवेंट करते हैं वो चंद्र महाराज ही करते हैं। तो वो एक अलग कंसेप्ट हो गया। तो आपको इन जनरल ही मैं बता रहा हूँ ताकि ये सबको समझ आ जाए। हर कोई एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं रखता है, पर एक जनरल आइडिया अगर दिया जाए तो आपको ये समझ आएगा कि हमें किस प्लैनेट्स की सपोर्ट लेनी है और किस प्लैनेट्स को हमें बूस्ट करना है, किस प्लैनेट की हमें पैसिफिकेशन यानी कि शांति करनी है, ताकि हमारे जो एक फेस आया है लाइफ में कुछ देने के लिए वो हमें देकर जाए, ना कि स्ट्रगल क्रिएट करके जाए। तो यही इसके बाद हम देखते हैं कि मैरिज जो चल रही है, मैरिज का फेस आ गया। अब मैरिज होगी, कैसे होगी, तो उसमें ये देखना होता है कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं किस किस की सपोर्ट हमको दे रहे हैं। यानी कि कई बार देखने में ये आया जाता है कि हमें किसी के थ्रू प्रपोजल आता है या हम डायरेक्ट उस प्रपोजल में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि आप कहीं मैरिज फंक्शन में गए,
आप कहीं पार्टी में गए, आपको कोई पसंद आया और आपकी बात आगे बढ़ गई, तो ये एक तो डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया, और कई बारी कुछ रिश्तेदार या हमारे ही लव्ड वंस, हमारे ही रिलेटिव्स हमारे लिए प्रपोजल लेकर आते हैं। तो वो भी एक मेथड होता है, और इसके थ्रू भी हमको प्रपोजल आते हैं। तो प्रपोजल जब आ गए, अब मैरिज प्रपोजल आने के बाद हमको ये देखना होता है कि मान लो बात बन गई, मैरिज प्रपोजल सेलेक्ट हो गया, आपकी पसंद से है, सब कुछ ठीक है। अब हमको चार्ट मिलाने पड़ते हैं। कई बार चार्ट मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। जो मानते हैं उनके लिए ये ज़रूरी है, जो नहीं मानते हैं उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है। डिपेंड करता है कि कौन सी कम्युनिटी है। अगर हम हिंदी कम्युनिटी की बात करें तो वो कुंड मिलान, कुंडली मिलान को बहुत ही प्रेफरेंस देते हैं। देखिए, हमारे ऋषियों मुनियों ने अगर ये विद्या हमको दी है और इसका ज्ञान हमको दिया है, तो हमको उनके अनुसार ही चलना पड़ेगा। क्योंकि आज के समय में बहुत से लोग मैरिज लाइफ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। जी हाँ भास्कर कुमार जी, आपका क्वेश्चन ले लेते हैं। आई हैव वन क्वेश्चन रिलेटेड टू सेकंड मैरिज, बेंगलोर। ठीक है, आप सेकंड मैरिज के बारे में जानना चाहते हैं। इस देख लेते हैं आपका चार्ट क्या कह रहा है। देखिए, आपकी मैरिज लाइफ तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक ही रही है। कोई जो हैप्पीनेस होनी चाहिए थी वो नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको चार्ट के बारे में बता दूं कि इसमें चार्ट में क्या इश्यूज नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला इशू तो इसमें है मंगल राहु का एक कंजंक्शन, मंगल केतु का कंजंक्शन, सॉरी। तो हाँ, तो इसमें जो मैरिज हाउस है आपका, सेवंथ हाउस, सेवंथ हाउस एक क्रूअल प्लैनेट्स की अलाइनमेंट की वजह से पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है। और रही बची कसर जो है, मंगल ने, मार्स ने यहाँ पर पूरी कर दी। अब ये देखिए कि आपका क्वेश्चन है, विल माई मैरिज ऑफ सेकेंड इज सक्सेसफुल, हैव फियर ऑफ मैरिज एंड फॉल्स कंप्लेंट। देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ कि आपके जो मैरिज हाउस रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो काफ़ी प्रॉब्लम वाली है। इसमें क्या होगा कि आपका एक तो लास्ट फेस आप साढ़े सती से गुजर रहे हैं, चंद्रमा आपका खराब है, मानसिक स्थिति वो आपकी एक तरीके से हिल चुकी है। जो आप एक अच्छे डिसीजंस लाइफ में लेने चाहिए वो नहीं ले पाते हैं। कहीं ना कहीं एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपके अंदर है। आप जो सोच रहे हैं, जिस, अगर मान लो आपको सीधा चलना है तो आप नहीं चल पाते हैं किसी एक डायरेक्शन में, एक सोच को लेकर। क्योंकि आपके मन में एक डुअलिटी रहती है, मन में नेगेटिविटी रहती है कि हाँ, कोई भी काम करना चाहेंगे तो पहले सोचेंगे, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं। कुछ यही चीज़ें आपकी मैरिड लाइफ को भी अफेक्ट कर रही हैं। सेकंड जो है, फॉल्स कंप्लेंट की आपकी बात करें, देखिए मंगल का फेस चल रहा है, मंगल आपके सेवन्थ हाउस में है। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि फॉल्स कंप्लेंट आपके ऊपर होगी, पर ऐसे समय में आपको रेमेडीज़ पर ध्यान रख देकर आगे बढ़ना है। अगर रेमेडीज़ कर लेंगे तो ये जो फॉल्स कंप्लेंट का फेस है, ज़्यादा ट्रबलसम नहीं रहेगा, आप इससे इजीली निकल जाओगे। तो आपको रेमेडीज़ के तौर पे मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको रेमेडी क्या करनी है, आपको सबसे पहले तो अपने बृहस्पति महाराज को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। बृहस्पति महाराज आपके एट्थ हाउस में है। आपको क्या करना है, येलो कलर की दाल या फिर साबुत हल्दी 800 ग्राम्स, 800 ग्राम्स, ठीक है, या फिर 8 हल्दी की जो जड़ होती हैं वो भी ले जाकर आप वीरवार के दिन मंदिर में दान करें। ये वीरवार को शुरू करें और
टोटल 8 डेज आपको करना है, 800 ग्राम्स या 8, टोटल 8 आप भी ले सकते हैं। एक जो जड़ हो गई, हल्दी की गांठ हो गई, 8 गांठ भी ले सकते हैं। ठीक है, ये आप पहले तो मंदिर में दान करना शुरू करें, क्योंकि आपका जो फेस है वो काफ़ी ट्रबलसम है। जुपिटर की मदद लेना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल आपकी लाइफ अच्छी नहीं है, मेंटल आपका स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है ना, एक डिवाइन ग्रेस जो लाइफ में होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं आपकी अफ्लिक्टेड है, तभी आप प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हो। और यहाँ पर जो कंडीशंस बनी हुई हैं मैरिड लाइफ को लेकर, यानी कि जो आप कंप्लेंट की बात कर रहे हो, वो यहाँ पर कंडीशंस हैं, तो उनके उनसे निकलने के लिए ही आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, आपको अगर मैं रत्न की बात करूँ, तो रत्न में आपको सबसे पहले एक अच्छा सा वाइट टोपाज, वाइट टोपाज और एक एमराल्ड, अगर एमराल्ड आपको कॉस्टली लगता है तो ग्रीन ओनेक्स भी आप पहन सकते हैं। इन दोनों रत्नों को आपको पहनना है। मंगलवार का ध्यान रखकर आपको हनुमान जी की पूजा करनी है, क्योंकि मंगल की भी सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो आपको ये काम करना है। हनुमान जी को आप सिंदूर, लाल चोला, मीठा पान, ये सब आप अर्पण करें और अपने जो प्रॉब्लम्स है उनसे निकलने की आप प्रार्थना करें। ठीक है, तो भास्कर जी आपकी प्रॉब्लम्स दूर होंगी, आप निश्चिंत रहें। बस थोड़ा सा ये समय है कि आपको अपने जो सर्कमस्टांसेस हैं उनसे कैसे निकलना है, उनको आराम से सोचें, जल्दबाजी मत करें। थोड़ा डिसीजंस लेने से पहले सोचें, किसी अच्छे बुजुर्ग की या आपके जो फ्रेंड्स हैं उनकी सलाह लेते रहें। वीरवार, भास्कर जी वीरवार मीन्स थर्सडे, थर्सडे गुरुवार। ऐश्वर्या जी का हम क्वेश्चन ले लेते हैं। ऐश्वर्या जी का क्वेश्चन है, व्हेन विल मैरिज हैपन और बेटर टू अवॉइड गेटिंग मैरिड। आप बहुत ही ज़्यादा हताश हो चुके हैं, जिस वजह से आप ऐसे सवाल आपके मन में आ रहे हैं। तो आपका जो डिटेल देख लेते हैं, वो है 16 जुलाई 87, 1958। प्लेस ऑफ बर्थ न्यू दिल्ली। कंडीशंस वही है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि मंगल पुनर्फू, ये कंडीशंस हैं आपके इस चार्ट में। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपके चार्ट में मार्स का इफेक्ट आ रहा है, जो कि 7th हाउस यानी कि हाउस ऑफ मैरिज है। ये 7th हाउस में आपके मार्स का इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट है, जिस वजह से डिले और ये नेगेटिविटी जो आपके माइंड में आ रही है वो है। तो कंडीशंस तो यही दिखा रही हैं कि यू हैव बीन ट्राइंग फ्रॉम फॉर योर मैरिज सिंस फ्रॉम द लॉन्ग टाइम, बट कंडीशंस यहाँ पर थोड़ी सी सुधरती नज़र आ रही हैं। ये जो, थैंक यू भास्कर जी। तो ऐश्वर्या जी, यहाँ पर जो आपको दो रेमेडीज़ मेन करनी है, एक तो मार्स की, और आपका जो मून एंड राहु का कॉम्बिनेशन है 3rd हाउस में, वो आप फिलहाल रेमेडीज़ क्या कर रहे हैं उसका मुझे एक आइडिया दे देंगे ऐश्वर्या जी? क्योंकि यहाँ पर आपके जो चंद्र राहु का ग्रहण दोष है, उसके लिए आपको प्रदोष व्रत यानी कि शिव के व्रत करने पड़ेंगे। और हो सके तो एक आपको वाइट टोपाज या वाइट सफ़ायर पहनना पड़ेगा। ठीक है, और चंद्र राहु ग्रहण दोष का सबसे पहले उपाय करना है, और मंगल का उपाय करना है। मंगल का उपाय आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या तो आप
मंगलवार के व्रत करें, वैसे ज़रूरत नहीं है मंगलवार के व्रत करने की। अगर आप प्रदोष व्रत ही करते हैं तब भी मंगल की शांति हो जाएगी। मंगलवार को लाल चीज़ों का दान करना शुरू करें। ठीक है ऐश्वर्या जी, आपकी बात समझ गए, आप रेमेडीज़ नहीं कर पाए हैं अभी तक। तो सबसे पहले जो रेमेडीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो करना शुरू करें। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, और अपने मन से नेगेटिविटी निकाल दें कि मैरिज होगी या नहीं होगी। देखिए मैरिज होगी, डिले होती है। कई बार कईयों की मैरिज 40-40 साल में देखी गई है। कुछ प्लेनेटरी कम्बिनेशंस ही ऐसा करते हैं, पर जब मैरिज हो जाती है उसके बाद सब फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाती है। तो ऐसा फ्रस्ट्रेशन अपने माइंड में मत रखिए। एक वाइट टोपाज पहनिए, एक आप एमेथिस्ट जिसे हम कटेला पहन बोलते हैं, दोनों का दोनों आप पहनिए। एमेथिस्ट जो होगा पंच धातु में होगा, और जो वाइट टोपाज होगा वो सिल्वर में स्मॉल फिंगर में होगा। आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको पूरा डिटेल्स बता दें जेमस्टोन को कैसे पहनना है। सारी जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। शार्लेने शुक्लाल, प्लीज कमेंट ऑन द स्टेट ऑफ मैरिज एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है। आपका चार्ट देख लेते हैं। आपका शार्लेने शुक्लाल जी आपका चार्ट ले रहे हैं। 15 21 डरबन साउथ अफ्रीका। जी। सेम वही कंडीशंस हैं कि जो मैं इस चार्ट में इस सेशन में बात कर रहा था कि मार्स का इफ़ेक्ट जो है आपके मैरिड लाइफ पर है। सॉरी, 7th हाउस पर है, जिस वजह से स्टेट ऑफ मैरिड लाइफ इतनी अच्छी नहीं है। आप अगर सोच रहे हैं कि कोई फर्दर या फ्यूचर प्रॉब्लम्स होंगी तो उससे थोड़ा सा आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बाकी प्लानिटरी सपोर्ट आपके चार्ट में है। मगर इस केस में आपकी वाइफ का चार्ट भी देखना पड़ेगा। वन सेकंड ज़रा होल्ड कीजिए। जी, तो हम बात करते हैं आपके चार्ट की। आपके चार्ट में थोड़े से इश्यूज जो मेनली दिखाई दे रहे हैं, वो एक राहु केतु एक्सिस है जो आपका 3rd हाउस से शुरू होकर 9th हाउस तक जा रहा है, जिसमें आपका चंद्रमा ओके। तो ये एक मेरे पास रिक्वेस्ट आया है जिसमें ये कह रहे हैं कि हिंदी में थोड़ा इनको प्रॉब्लम हो रही है कि हिंदी ये इजीली नहीं समझ पा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आप परेशान ना होइए। आपको ये आसान का जी हैं, कोई बात नहीं। आपको थोड़ा मैं अपना पोस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि आप सबको समझने में आसानी रहे। सो वी आर taking the query of Sharil Suklal. Suklal ji, your chart
Suklal ji, your chart is afflicted from Jupiter, Ketu and Moon. This is a combination is present in your ninth house and affected the all aspects of your life. So married life will be good, but your mentality may affect your married life. So you have to take care of it. अपनी इस मैरिज लाइफ में थोड़ा सा नेगेटिविटी को आप दूर रखें, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, अपने क्वालिटी टाइम अपने पार्टनर को दें, ठीक है। हेल्थ का ध्यान रखें क्योंकि आपका एट्थ हाउस भी सैटर्न और सन से अफ्लिक्टेड है। आपको बोन्स और ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फाइनेंशियल इश्यूज रहेंगे क्योंकि आपका मरकरी भी एट्थ हाउस में अफ्लिक्टेड है। तो अगर हम पूरे ओवरऑल चार्ट की बात करें तो आपका चार्ट 40% ही फेवरेबल है, 60% थोड़े से नेगेटिव एस्पेक्ट्स का डोमिनेंस ज़्यादा है। तो रेमेडियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो सबसे पहले आपको सोमवार को वाइट कलर्ड आर्टिकल्स, मंडे मंडे यू हैव टू डोनेट वाइट कलर्ड आर्टिकल्स लाइक white clothes, white flowers, or you can donate milk to Lord Shiva, offer milk to the Lord Shiva, and wear good quality of yellow sapphire in your index finger. This is index finger, so it would be 5 carat. 5 carat will be sufficient for you. Wear yellow sapphire and one 5 carat pearl in a silver. This will help you to correct the overall your life by balancing the planetary energies. So thank you. So छाया जवेरी जी नमस्कार। so, चलिए हम बात कर रहे थे कि मैरिज लाइफ इश्यूज की। देखिए कई, जैसा कि हमने देखा अब हमारे सामने कई चार्ट्स आए। इन चार्ट्स में सबसे ज़्यादा मार्स का डोमिनेशन यानी कि मंगल का डोमिनेंस आया है, शनि का डोमिनेंस आया है, राहु केतु का डोमिनेंस आया है। देखिए यही एक प्लानेटरी कॉम्बिनेशंस होते हैं जो हमको इंडिकेशंस देते हैं कि मैरिज लाइफ या मैरिज संबंधी प्रॉब्लम आएंगी। अब ये प्रॉब्लम्स कितनी होंगी ये डिपेंड करता है कि हम उस होरोस्कोप के सारे रिलेटेड फैक्टर्स को एनालाइज करें। कई बार क्या होता है इस शॉर्ट सेशन में हम पूरे चार्ट को एनालाइज नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है। एक चार्ट को एनालाइज करने में कम से कम 1 से 2 घंटे लग सकते हैं। उसके बाद ही कोई एस्ट्रोलॉजर अपनी जो इन्वेस्टिगेशंस है उसको डिड्यूस करने में सक्षम हो पाता है। छाया जवेरी जी आपने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ अपना दिया है और क्वेश्चन नहीं पुट किया है, तो प्लीज़ अपना क्वेश्चन भी आप दे दीजिए ताकि मैं देख सकूं कि आप क्या जानना चाहते हैं। इनका 1587, तो एक बार इनकी डिटेल्स डाल लेते हैं तब तक ये अपना क्वेश्चन दे रहे हैं। 840 AM PM भी मेंशन कर दीजिए क्योंकि आपने AM PM मेंशन नहीं किया है। तो इस या सेकेंड मैरिज कब, छाया जी अपना टाइम मेंशन कर दीजिए। आपका बर्थ मॉर्निंग में है या नाइट का ये टाइम आप मेंशन किया हुआ है, तो ये ज़रूरी है। तो बात कर रहे थे हम मार्स यानी कि मंगल शनि राहु केतु इनका डोमिनेंस जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर हम बात करें लव हाउसेस की तो लव में जो होता है सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवन्थ हाउस, 11th हाउस, ये कुछ हाउसेस हैं जो आपकी लव मैरिज को मटेरियलाइज करते हैं, लव को मटेरियलाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैरिज, लव मैरिज। तो अगर ये हाउसेस सपोर्टिव हैं तो एक नेटिव इंक्लाइन टूवर्ड्स द लव होगा, देन ही विल easily गेट मैरिड विद द पार्टनर। सो अगर
इसी केस में कहीं से भी शनि मंगल राहु केतु का इफेक्ट आ जाएगा तो वहाँ पर मैरिज डिले होगी। अगर मान लो किसी का सपोर्टिव प्लैनेट और सपोर्टिव हाउसेस फॉर द लव मैरिज कहीं पर भी अफ्लिक्टेड हैं चार्ट में, जैसे अगर हम वीनस को देखें, वीनस इज़ अ प्राइम सिग्निफिकेटर फॉर द लव अफेक्शन हैप्पीनेस एंड लव रिलेशनशिप। अगर ये कहीं पर अफेक्टेड होगा तो मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएगी। छाया जी, आपका टाइम आ गया है, आपका टाइम है 8:40 मॉर्निंग। ठीक है, तो अब ये देखिए शायद ही आपके चार्ट में भी सेम वही चीज़ें आ रही हैं जो कि मैं अपनी पोस्ट में डिस्कस कर रहा हूँ कि मंगल का इफेक्ट है, सूर्य का इफेक्ट है, क्योंकि आपके जो चार्ट में है कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, पहले वो बताता हूँ, साथ के साथ पॉजिटिव चीज़ें भी बताता हूँ कि सेकंड मैरिज कब होगी और कैसे आप सक्सेस पा सकते हैं। सबसे पहले देखिए आपका जो 12th हाउस है वहाँ पर मार्स पॉजिटिव है, जो कि एक दिखाता है कि आप मांगलिक हैं। तो मंगल का इफेक्ट आपकी मैरिज लाइफ को इफेक्ट किया, फर्स्ट मैरिज लाइफ को। अब सेकंड मैरिज लाइफ के लिए आप पूछ रहे हैं, तो एक चीज़ मान लीजिए जो बिजली होती है वो जब एक बार कहीं गिरती है तो दोबारा वहाँ नहीं गिरती है। तो आपका जो फर्स्ट मैरिज लाइफ का ब्लेमिश था, जो प्रॉब्लम हुई, वो पूरा वो फेज़ पूरा हो चुका है। सेकंड मैरिज लाइफ के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आपकी जो कंडीशंस हैं ओवरऑल दशा और ट्रांजिट वो ये दिखा रहे हैं कि आपकी जो मैरिज है वो ठीक रहेगी। तो प्रॉब्लम को लेके इस इन चीज़ों को लेके आप टेंशन मत कीजिए। थोड़ा यहाँ पर आपके क्वेश्चंस जो हैं मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं कि आप सेकंड मैरिज कब कैसी रहेगी एंड माई सन, ये माई सन का थोड़ा सा इलेबोरेट करें, ये माई सन आपने क्यों लिखा है। तो मैरिज की बात करें आपकी, तो मैरिज रिलेटेड आपको नेक्स्ट टाइम में कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेजर प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई दे रही हैं। आपको जो रेमेडी करनी है वो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्योंकि आप शनि के साढ़े साथी फेज से भी गुजर रहे हैं, कुछ डिलेज और कुछ इश्यूज नेगेटिविटी ये सब आएंगी। देखिए जब कोई पंछी डाल पर बैठता है वो डाल हिलती है, तो शनि महाराज एक पंछी की तरह हैं जो आपकी जीवन रूपी डाल पर बैठे हैं। जब वो बैठे हैं तो कुछ ना कुछ शेक लाइफ में होगा। तो ये शेक जो है, टर्बुलेंस है, उसको टैकल करने के लिए थोड़ा सा शनि के उपाय भी करते रहें। जैसे शनिवार को आप सरसों का तेल, काले कपड़े का दान, तवा, चिमटा, इस चीज़ों का दान आप मंदिर में करते रहें। तो इससे क्या होगा, एक तो ठीक है, तो इसमें आपके सन की ही बात कर ले, आपके बेटे की बात कर लेते हैं। तो बेटे के लिए इसमें यही है कि शनिवार के उपाय कराना शुरू करें और एक अच्छा सा उनको माणिक या रूबी उनको पहनाएं। और जो है उनको मार्स के डोनेशन, जो मार्स इनका 12th हाउस में, इनको 12th हाउस रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो इनकी थोड़ी बहुत भी नेगेटिविटी रह गई है उसको वो रिमूव कर सके। तो उसके लिए आप थोड़ा सा ये रेमेडियल पॉइंट ऑफ व्यू पे ध्यान दीजिए। लग्न यानी कि असेंडेंट का लॉर्ड जो है सूर्य है, उसका रत्न बनता है रूबी। एक अच्छा सा 5 कैरेट का रूबी इनको रिंग फिंगर में पहनाइए। और एक येलो सफ़ायर या सिट्रीन जिसे हम सुनहला भी बोलते हैं वो भी आप पहना सकते हैं। दोनों आप इसको ये रत्न पहनाइए और मंगलवार के थोड़े बहुत दान भी करवाते रहिए, रेगुलर करवाइए। आप खुद भी कर सकते हैं, इनका हाथ लगवा के मंदिर में जाके दान करके आ गए। राहु इनका 8th हाउस में है जो लाइफ में काफ़ी हार्डल्स दिखा रहा है। तो लाइफ एक इजी लाइफ नहीं रहेगी, थोड़ी बहुत हर्डल्स रहेंगी।
चलिए ठीक है छाया जी, आपका एनालिसिस हो चुका है। बाकी डिटेल एनालिसिस अगर आप कोई भी चाहते हैं तो मुझे पर्सनली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चार्जेस कोई ज़्यादा नहीं है, 500 शॉर्ट क्वारीज के लिए होंगे, और अगर कोई ज़्यादा मेजर एनालिसिस होगा, डीप एनालिसिस होगा, कुछ ज़्यादा ही आपके क्वेश्चंस के आंसर होंगे तो 1100 तक चार्ज जा सकता है। तो बाकी आपको जो कंसल्टेशन मिलेगी वो टेलीफोनिक भी मिलेगी, और अगर आप चाहते हैं कि रिपोर्ट इंग्लिश में रिपोर्ट मिले और साथ में साथ उसमें रेमेडीज़ हों और प्लानिटरी एस्पेक्ट्स हों, किस तरह के जो प्लैनेट हैं और क्या प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, रेमेडीज़ में जनरली मैं जो सजेस्ट करता हूँ वो हैं दान, जाप यानी कि जाप ऑफ मंत्रा, रुद्राक्षा, डोनेशन में नॉर्मल चीज़ें जो हमारे घर में यूज़ होती हैं वो चीज़ें, कोई ज़्यादा बड़ी रेमेडीज़ नहीं होती हैं। बस रेमेडीज़ हमारी लाइफ में एक स्मूथनेस लाती हैं। जो प्लैनेट प्रॉब्लम्स कर रहे हैं उनसे हमको थोड़ा रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है, जो ऑब्स्टेकल क्रिएट होती हैं उनसे हमको रिलीफ मिलता है। थैंक यू छाया जी। चलिए ठीक है, आज का हम ये सेशन यहीं पर ही एंड करते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम कोई नया टॉपिक लेके आपके सामने फिर आएंगे। तो आज का हम सेशन, चलिए आज हैप्पी एंडिंग यहीं पर करते हैं। देखते हैं कि नेक्स्ट और टॉपिक क्या रहेगा जिस पर हम फर्दर डिस्कशन करें। और टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।